सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की। कौन सी वाली? 16 दिसंबर 2025 की दूसरी शिफ्ट। तो चलिए इस पेपर को मिलकर डिकोड करते हैं। तो करना क्या है, हम देखेंगे कि कौन कौन से जरूरी सवाल आए, उनके सही जवाब क्या थे, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले उठाते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सेक्शन, और यकीन मानिए इसमें कुछ बहुत ही मजेदार सवाल देखने को मिले। अच्छा, जो पहला सवाल सामने आया वो था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। पूछा गया था शतरंज के लिए किसे मिला, और सही जवाब था डी गुकेश। वो 2025 के 4 विजेताओं में से एक थे। देखिए, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जो बड़े नेशनल अवार्ड्स हैं उन पर नजर रखना कितना जरूरी है। अब आते हैं फाइनेंस पर। एक सीधा सा सवाल था आर्थिक आंकड़ों से जुड़ा हुआ कि अप्रैल 2025 तक 2025-26 के लिए आरबीआई का अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था। जवाब था 6.5%। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, खास तौर पर उनके लिए जो आगे परीक्षा देने वाले हैं। ये जो 6.5% का आंकड़ा है ना, इसे दिसंबर में रिवाइज करके 7.5% कर दिया गया था। तो अब जो नंबर याद रखना है वो है 7.5%। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि करंट अफेयर्स में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ चलना क्यों इतना जरूरी होता है। शतरंज का जिक्र फिर से हुआ। एक और सवाल था, इस बार अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की एक नई स्कीम के बारे में, और वो स्कीम थी शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मकसद है देश के जो यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी जीके सवालों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सवाल कहां से आए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, पेरिस में हुई समिट से, श्रीलंका के त्योहार से, और टेनिस की दुनिया से भी। मतलब साफ है कि इस सेक्शन के लिए तैयारी का कैनवस काफी बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब गियर बदलते हैं और चलते हैं साइंस की तरफ। और साइंस में सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स की। यहाँ पर जोर साफ साफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन पर था। देखिए, एक क्लासिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आया प्रेशर और थ्रस्ट पर। नंबर तो सीधे साधे थे, लेकिन असली खेल कहाँ था? असली खेल था यूनिट कन्वर्जन में। एरिया को स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर मीटर में बदलना था, और यही वो छोटा सा स्टेप है जिस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो सारा जवाब गलत हो जाता है। फिर एक और बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ, दूरी और विस्थापन के बीच का फर्क। एक सिचुएशन सोचिए, एक तैराक है जो 40 मीटर का पूल तैरकर पार करता है और फिर वापस आ जाता है। तो उसने कुल दूरी कितनी तय की? 80 मीटर। लेकिन उसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। क्यों? क्योंकि वो वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर आ गया। ये एक ऐसा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। एक और न्यूमेरिकल, बिल्कुल सीधा साधा ओहम के नियम पर। वोल्टेज दिया था 6 वोल्ट, करंट था 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना हुआ? सिंपल, 3 ओहम। इससे पता चलता है कि बेसिक फॉर्मूले कितने जरूरी हैं, बस उन्हें सही जगह लगाना आना चाहिए। और ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एक और सवाल में लौट कर आया। इस बार एक एथलीट था जो सर्कुलर ट्रैक पर दौड़कर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। तो फिर से वही बात, कुल डिस्प्लेसमेंट 0, तो जाहिर है एवरेज वेलोसिटी भी 0 ही होगी। चलिए अब फिजिक्स से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में क्या कुछ पूछा गया। यहाँ भी फोकस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर ही था। जेनेटिक्स से एक सवाल आया कि F2 जनरेशन में कुछ ट्रेट्स यानी गुण दोबारा कैसे दिख जाते हैं। इसका जवाब छिपा है मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में। मतलब जो रिसेसिव या अप्रभावी गुण होते हैं वो पहली पीढ़ी में सिर्फ छिप जाते हैं, खत्म नहीं होते। अगला सवाल था रिप्रोडक्शन के तरीकों पर। पूछा गया कि इन ऑप्शंस में से किस जीव में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन होता है, और जो विकल्प दिए गए थे उनमें सही जवाब था मछली। मछली में एग और स्पर्म का फ्यूजन शरीर के बाहर पानी में होता है। एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा गया था कि कॉन्सर्ट हॉल की छतें घुमावदार यानी कर्व्ड क्यों होती है। तो इसका कारण यह है कि आवाज इन कर्व्ड सतहों से टकराकर पूरे हॉल में एक बराबर फैलती है। इससे हर कोने में बैठे इंसान को आवाज साफ साफ सुनाई देती है। अच्छा, अब कुछ और सवालों के जवाब फटाफट देख लेते हैं बायो और केमिस्ट्री से। एटॉमिक नंबर से लेकर न्यूरॉन के काम करने का तरीका, बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और दांतों की सड़न तक,
मतलब बेसिक बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जुड़े कई सवाल थे। तो इन सारे सवालों को एनालाइज करने के बाद पैटर्न क्या निकल कर आता है, और सबसे बड़ा सवाल कि आगे की तैयारी के लिए हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? बहुत सिंपल है, फंडामेंटल्स, अपने बेसिक्स को मजबूत रखिए। इस पेपर ने साफ कर दिया है कि फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूले हों, बायोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट्स हों, या फिर पिछले 6-8 महीने के करंट अफेयर्स, इन पर मजबूत पकड़ होना ही कामयाबी की कुंजी है। बस इतना ही। तो बस यहीं पर 16 दिसंबर के पेपर का हमारा ये विश्लेषण पूरा होता है। पैटर्न बिल्कुल साफ है, फोकस फंडामेंटल्स पर ही रखना है। और ये विश्लेषण एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है कि तैयारी की शुरुआत में इन सारे जरूरी टॉपिक्स में से सबसे पहले किस पर महारत हासिल की जाएगी। तो 12 दिसंबर 2025 को जो रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी परीक्षा हुई थी, उसकी तीसरी शिफ्ट के सवालों की एक पूरी लिस्ट हमारे पास आई है। और सवाल ये है कि इन बिखरे हुए सवालों के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये बस एक रटने वाला इम्तिहान है, या पेपर बनाने वाले कुछ और ही सोच रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर क्या होता है कि हम सवालों को अलग अलग देखते हैं, ये इतिहास का, ये विज्ञान का। हाँ। लेकिन जब आप उन सबको एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न सामने आता है, एक फिलॉसफी दिखती है। तो आज वही करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये परीक्षा असल में एक उम्मीदवार से चाहती क्या है। बिल्कुल। और शुरुआत करंट अफेयर्स से करते हैं। कुछ सवाल देखकर तो मैं वाकई हैरान थी। अच्छा। पहला ही सवाल खेल की दुनिया से, जून 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को PSA अवार्ड 2024-25 मिला? जवाब है युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह। हाँ, और यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अनाहत को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 अवार्ड्स मिले हैं। ओहो। वुमेन चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और वुमेन्स यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। मतलब प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन से ये सम्मान मिलना, ये दिखाता है कि भारत अब दूसरे खेलों में भी आगे बढ़ रहा है। और परीक्षा इस बदलाव को पकड़ रही है ना? बिल्कुल। इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाता है एक और सवाल। यूके में सैंड आर्ट के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? मतलब किसने सोचा होगा कि रेलवे की परीक्षा में रेत कला पर सवाल आएगा? ये सम्मान सुदर्शन पटनायक को मिला। और आपका कहना बिल्कुल सही है, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। कैसा पैटर्न? देखिए, एक तरफ अनाहत सिंह का स्क्वैश में अवार्ड जीतना, दूसरी तरफ सुदर्शन पटनायक का सैंड आर्ट में। ये सिर्फ अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन है। सॉफ्ट पावर। हाँ, परीक्षा अब सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, वो ये भी देख रही है कि कला, संस्कृति, खेल, इन सब में भारत की वैश्विक छाप क्या है। वाह, ये तो एक शानदार नजरिया है। खेल में एक और बड़ा नाम पूछा गया, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025। आमन डुप्लांटिस, स्वीडन के पोल वॉल्टर। हाँ, तो एक तरफ उभरते भारतीय सितारे और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी। दायरा काफी बड़ा रखा गया है। बिल्कुल। उम्मीदवार से उम्मीद है कि वो भारतीय उपलब्धियों के साथ साथ वैश्विक खेल पर भी नजर रखे। तो इस सॉफ्ट पावर वाली बात से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या चल रहा है। एक सवाल था खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास के बारे में। मुझे तो लगा था ये सिर्फ भारत और मंगोलिया के बीच होगा, पर कहानी में और भी किरदार है ना? हाँ, और यही तो इस सवाल का पियाज है, मतलब कैच है। खान क्वेस्ट सिर्फ द्विपक्षीय अभ्यास नहीं है। अच्छा। ये एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास है। मेजबान मंगोलिया है जी। भारत एक प्रमुख भागीदार है, पर इसमें अमेरिका समेत कई देश हिस्सा लेते हैं। कई देश? हाँ, 2025 में इसका 22वां संस्करण था। तो सवाल ये नहीं है कि अभ्यास किसके साथ हुआ, बल्कि ये है कि भारत वैश्विक शांति प्रयासों में कितनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यानी ये सहयोग और कूटनीति का सवाल है। बहुत खूब। अब सैन्य शक्ति से तकनीकी शक्ति की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट कहाँ हुई थी? ये पेरिस, फ्रांस में हुई थी। पर इस सवाल में जो असली जानकारी छिपी है वो भविष्य के लिए है। वो क्या? इस समिट में घोषणा हुई कि भारत फरवरी 2026 में दिल्ली में अगले AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब भारत अब टेक्नोलॉजी का सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक नीति निर्धारक बन रहा है। बिल्कुल। और अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत का दखल बढ़ रहा है, जैसा कि एक्सियम 4 मिशन वाले सवाल से पता चलता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है।
इसमें 4 देश थे, भारत, अमेरिका, पोलैंड और हंगरी। और भारत से कौन था? हमारे लिए सबसे जरूरी नाम है भारत के शुभांशु शुक्ला का। उनके साथ अमेरिका की अनुभवी पेगी विटसन भी थी। और एक सवाल तो बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म जैसा लगा, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की नई प्रमुख कौन है? उनका नाम है बेरिल मैत्रेली। और ये सवाल जरूरी क्यों है, इसके 2 कारण हैं। पहला, उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को ही पद संभाला है, मतलब बिल्कुल ताजा घटना। और दूसरा, वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि उम्मीदवार को दुनिया में हो रहे हालिया बदलावों पर पैनी नजर रखनी होगी। सही पकड़ा। चलिए अब उस तकनीक पर आते हैं जो देश की सुरक्षा को लीड करती है, यानी DRDO के काम पर। एक सीधा सवाल था कि DRDO अपनी मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से करता है? देखिए, DRDO के 2 मुख्य लॉन्च पैड हैं और दोनों ही ओडिशा में। दोनों ओडिशा में? हाँ, एक तो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर और दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे। DRDO से ही जुड़ा एक और सवाल था जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ? ये एयरशिप आखिर है क्या चीज? ये परीक्षण मध्य प्रदेश के शिवपुर से हुआ, और इसे सरल भाषा में समझें तो ये एक बहुत बड़ा हाईटेक गुब्बारा है। गुब्बारा? हाँ, जो लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर महीनों तक रहकर निगरानी कर सकता है। एक तरह से आपका अपना सैटेलाइट, जिसे आप जब चाहें वापस बुला सकते हैं। वाह! अब कुछ ऐसे विज्ञान के सवालों पर आते हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे गरम भोजन की गंध दूर तक क्यों फैल जाती है? और इसका विज्ञान बहुत सरल है। जब खाना गर्म होता है तो उसके कणों को ऊर्जा मिलती है, जिससे हम काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये ऊर्जा से भरे कण हवा में बहुत तेजी से फैलते हैं, इसे विसरण कहते हैं। इसीलिए गरम समोसे की खुशबू दूर से ही आ जाती है। पता है या नहीं? बिल्कुल। जैसे वो सवाल था, साइटोप्लाज्म में पाइप जैसी संरचना किस कोशिकांग की होती है? हाँ, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। समझिए, कोशिका के अंदर का हाईवे सिस्टम है वो। अच्छा। और भौतिकी और रसायन से भी कुछ ऐसे ही बेसिक सवाल थे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, CaSO4 half H2O, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, जो हमारे पंखे और मोटर के पीछे का सिद्धांत है, और कार्बन यौगिकों में बंधन का प्रकार। सहसंयोजक बंध। मतलब ये सब बिल्कुल व्यवहारिक विज्ञान है। परीक्षा की नींव अब भी मजबूत होनी चाहिए। तो विज्ञान की दुनिया से निकलकर अब देश चलाने वाले कुछ आंकड़ों और योजनाओं पर नजर डालते हैं। फरवरी 2025 के बजट में खेल मंत्रालय को कितना पैसा मिला? कुल आवंटन था 3,794 करोड़। लेकिन यहाँ जो छिपा हुआ संकेत है वो इसके बंटवारे में है। वो कैसे? इसमें से 1,000 करोड़ रुपए अकेले खेलो इंडिया कार्यक्रम को मिले। ये दिखाता है कि सरकार का ध्यान जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोजने पर है, शायद अगली अनाहत सिंह को खोजने के लिए। देखिए कैसे एक सवाल दूसरे से जुड़ गया। ये तो बेहतरीन कनेक्शन है। स्वास्थ्य से भी एक जमीनी स्तर की योजना पूछी गई, स्टॉप डायरिया प्रोग्राम। इसमें किस उम्र के बच्चों को ORS और जिंक दिया जाता है? ये 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए है, और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें ORS के साथ 14 दिनों के लिए जिंक की गोलियां भी दी जाती हैं। एक और हालिया कानून पर सवाल था जो आजकल के युवाओं से जुड़ा है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। मुझे इसके नाम में एक विरोधाभास दिखा। एक तरफ संवर्धन यानी प्रमोशन और दूसरी तरफ विनियमन यानी रेगुलेशन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यही इस कानून का सार है। सरकार का मकसद पैसे वाले सट्टेबाजी के गेम्स पर रोक लगाना है, लेकिन साथ ही ई-स्पोर्ट्स जैसे गेम्स को बढ़ावा देना है। मतलब एक बहुत बारीक लाइन पर चल रही है सरकार। हाँ, ये एक आधुनिक समस्या का आधुनिक समाधान है। और अब एक वैश्विक लक्ष्य पर सवाल। सतत विकास लक्ष्य SDG 7 पर एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कितनी आबादी के पास अब बिजली है? हालिया रिपोर्ट के अनुसार 92%। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है तो सही, पर एक विश्लेषक की नजर से देखें तो असली कहानी उस बचे हुए 8% में है। उन तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो लगभग हर परीक्षा में आता है, RBI की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? सोनाली सेनगुप्ता। उन्होंने 9 अक्टूबर 2025 को पदभार संभाला, और ये भी बताया गया है कि पिछली शिफ्ट में उप गवर्नर के बारे में पूछा गया था। मतलब एक सीधा संदेश है, RBI में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर नजर होनी ही चाहिए। बिल्कुल।
ये एक नॉन निगोशिएबल टॉपिक है। चलिए अब इस गहरी पड़ताल के आखिरी हिस्से पर आते हैं, पर्यावरण और कुछ विविध विषय। हाल ही में रामसर स्थल में शामिल हुई खीचन और मिनार आर्द्र भूमियां किस राज्य में है? ये दोनों ही राजस्थान में है। राजस्थान। हाँ, और ये भी बहुत हालिया घटना है। मिनार उदयपुर के पास है, उसे पक्षियों का गांव भी कहते हैं, और खीचन फलोदी जिले में है, जो प्रवासी कुर्जा पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और अंत में एक महत्वपूर्ण सप्ताह, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह, ये कब मनाया जाता है? ये हर साल 14 से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। लेकिन सिर्फ तारीखें रटना काफी नहीं है। 14 अप्रैल की तारीख ही क्यों? क्योंकि 1944 में इसी दिन मुंबई डॉक पर हुए एक भयानक विस्फोट में 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हो गए थे। ये सप्ताह उनकी शहादत को याद करने के लिए है। तो इस पूरे विश्लेषण और चीरफाड़ के बाद जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, इन सवालों के पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है? हाँ, अगर हम सारे धागों को एक साथ जोड़ें तो 4 मुख्य बातें सामने आती हैं। क्या है वो? पहला, परीक्षा का फोकस भारत की वैश्विक भूमिका पर है, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, कूटनीति हो या तकनीकी नेतृत्व। दूसरा, आपको बिल्कुल अपडेटेड रहना होगा। अक्टूबर की नियुक्ति पूछी जा रही है। सही है। तीसरा, विज्ञान के सवाल रटने वाले नहीं बल्कि बुनियादी समझ वाले हैं। और चौथा, सरकारी योजनाओं के सिर्फ नाम नहीं, उनके पीछे का मकसद और उनके लाभार्थी कौन हैं, ये जानना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि ये परीक्षा सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि आपको क्या पता है, बल्कि ये पूछ रही है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आपने मेरे मन की बात कह दी। प्रतियोगी परीक्षाएं अब केवल अकादमिक ज्ञान की परीक्षा नहीं रही, वो ये परख रही हैं कि एक उम्मीदवार अपने आसपास की दुनिया के प्रति कितना जागरूक, जिज्ञासु और विश्लेषणात्मक है। ये सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि उन तथ्यों को जोड़कर एक सार्थक तस्वीर बनाने की क्षमता का परीक्षण है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की तैयारी सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं रह सकती। ये अखबारों, चर्चाओं और दुनिया में हो रहे बदलावों को समझने की एक सतत प्रक्रिया है। मतलब एक जागरूक नागरिक होना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल, परीक्षा का पैटर्न हमें यही बता रहा है।